हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल करखी एजुकेशनल हब पर। उम्मीद है कि आप जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के पार्ट फिजिक्स की, जिसमें चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 2 की हमने कुछ टॉपिक इसके पहले बता दी थी, कुछ टॉपिक बाकी है। हो सकता है इसी लेक्चर में या इसके बाद ही लेक्चर तक चैप्टर नंबर 2 भी पूरा हो जाए। जैसे ही चैप्टर नंबर 2 पूरा होता है हम तुरंत न्यूमेरिकल सेशन, आंकिक प्रश्न का एक सेशन लेके आएंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। आंकिक प्रश्न ज़रूरी होगा लगाना आपको, तो सभी फार्मूला आप एक साथ जब लिख लेंगे, एक फार्मूले को एक जगह पे कर लेंगे, उसको देख लेंगे कि कौन कौन से फार्मूले अभी तक पढ़ाए गए, तो उस पर जो है हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, आंकिक प्रश्न को हल कर सकते हैं। जैसे रिफ्रैक्शन का फार्मूला जितना भी बताया गया, उसके बाद इसमें ह्यूमन आई में जितना फार्मूला बताया जाएगा, ये दोनों चैप्टर को एक साथ ले करके तब उसके बाद हम आगे न्यूमेरिकल सेशन लगाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था भाई? डिफेक्ट्स ऑफ विजन, दृष्टिदोष। दृष्टिदोष में पूरा दृष्टिदोष पिछले लेक्चर में हो गया था, और उसके बाद दूसरा टॉपिक था इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का परिचय, प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, प्रिज्म में एक चीज़ मैंने बताया था, प्रिज्म कोड, ये क्या होता है, अपवर्तक पृष्ठ क्या है, यानी उसमें हर पॉइंट को मैंने समझा दिया था। आज के वीडियो लेक्चर में, आज की कक्षा में हमको क्या पढ़ना है, तो आज पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा पढ़ेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगर टाइम रहा तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ा जाएगा, अगर वीडियो ड्यूरेशन लंबी हुई, वीडियो लंबी हुई तो इसी को पढ़ करके ही वीडियो को एंड कर दिया जाएगा, क्लास को रोक दिया जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि प्रिज्म क्या होता है, तो एक छोटी सी डेफिनेशन बताई गई थी कि 3 पारदर्शी माध्यम से घिरी हुई आकृति को हम प्रिज्म कहते हैं, या पारदर्शी माध्यम हो या कांच हो, पारदर्शी माध्यम हो या कांच हो। तो जब कोई भी लाइट रे, बाहर का एटमॉस्फेयर क्या है, एयर है, बाहर का मीडियम क्या है, एयर है, जब कोई भी लाइट रे इसके अपवर्तक पृष्ठ, इस पृष्ठ पर पड़ेगी तो यहाँ अपवर्तन होगा। यहाँ पर क्या होगा? अपवर्तन, जो पहले पृष्ठ से हो रहा है, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। इधर एयर है, इधर ग्लास में जा रही है, यानी कांच में जा रही है, तो यहाँ अपवर्तन होगा। अब यहाँ एयर से, यानी एयर से ग्लास में जा रही है, या एयर से जो है किसी पारदर्शी मीडियम में जा रही है, किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा? बियॉन्ड टू नॉर्मल होगा, तो यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा ई पॉइंट पे। उसके बाद अंदर इसके अंदर मीडियम पूरा सेम है, ये पूरा मीडियम किसका बना हुआ है? कांच का, ग्लास का, तो इसमें कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जैसे ही प्रकाश किरण निकलेगी, इस पृष्ठ पे आएगी, फिर से यहाँ पर इसका क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, और यहाँ रिफ्रैक्शन जो होगा वो डेंसर से रेयर होगा, और यहाँ रेयर से डेंसर होगा। तो यहाँ पर जब पड़ी प्रकाश किरण तो ये सीधी गई, उसके बाद फिर जब यहाँ पड़ेगी तो यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, ये इधर जाएगी। ठीक है, तो ये है प्रिज्म द्वारा प्रकाश की अपवर्तन की घटना। क्या कहेंगे? जब कोई लाइट रे किसी प्रिज्म के पहले पृष्ठ पर पड़ती है तो यहाँ एक बार अपवर्तन होता है, उसके बाद दूसरी पृष्ठ पर पड़ती है तो एक बार यहाँ अपवर्तन होता है। प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये होता है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द प्रिज्म। अब देखिए, इसमें ये जो लाइट रे दिख रही है, ये क्या है? ये इस प्रिज्म पर इंसिडेंस हो रही है, मतलब इस प्रिज्म पर पड़ रही है, आपतित हो रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण या इंसिडेंस रे। दूसरा, अब आगे यह किरण अपवर्तित हुई है, क्योंकि यहाँ अपवर्तन हुआ है तो यह किरण अपवर्तित हुई है, जिसको क्या लिखे हैं? EF। क्या लिखे हैं? EF। इसलिए यहाँ लिखा गया है EF अपवर्तित किरण, यानी रिफ्रैक्टिव रे। उसके बाद आगे इस पॉइंट पर फिर एक बार दोबारा रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ जो रिफ्रैक्शन हुआ वो रेयरर से डेंसर हुआ, और यहाँ जो रिफ्लेक्शन होगा वो डेंसर से किस में होगा, रेयरर में होगा। ठीक है,
तो एक बार यहाँ भी रिफ्रैक्शन होगा, तो अब ये रिफ्रैक्टिव रे जाएगी और बाद में ये किरण जो निकल रही है इसको निर्गत किरण या इमर्जेंट रे बोलते हैं। तो यहाँ लिखा गया है EF जो है वो अपवर्तित किरण है, ये आपका ये अपवर्तित किरण हो गई। इस पॉइंट पे एक बार फिर से रिफ्रैक्शन होगा तो बाहर निकलेगी प्रकाश किरण, जिसको हम क्या लिखे हैं FS, क्या लिखे हैं FS। तो FS क्या है, निर्गत किरण या इसी को बोलते हैं इमर्जेंट रे। अब इसमें हमने बताया था कि ये जो ऊपर वाला एंगल होता है इसको क्या बोलते हैं, प्रिज्म एंगल, क्या बोलते हैं प्रिज्म एंगल। तो यहाँ लिखा गया एंगल ए प्रिज्म कोण या एंगल ऑफ प्रिज्म। उसके बाद पहले सरफेस पर जो प्रिज्म का पहला सरफेस है यहाँ अपवर्तन हुआ है, तो अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन जो इंसिडेंस रे है और जो नॉर्मल है इसके बीच जो एंगल बना है इसको क्या बोलेंगे भाई, आपतन कोण इंसिडेंस एंगल, ये आप रिफ्रैक्शन में पढ़े होंगे। उसके बाद दूसरा है अपवर्तन कोण, जो रिफ्रैक्टिव रे होती है और जो नॉर्मल होता है, ये रिफ्रैक्टिव रे है ये नॉर्मल है, जो रिफ्रैक्टिव रे और नॉर्मल के बीच एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण। उसके बाद ई क्या है, ई आपका निर्गत कोण है, जो इमर्जेंट एंगल होगा, जो क्या होगा भाई, इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा। दो नॉर्मल यहाँ पे बने हैं यन और यन डैश, यम और यम डैश। क्यों, क्योंकि दो बार रिफ्लेक्शन हुआ, एक बार इस सरफेस से और एक बार इस सरफेस से। तो ये हो गया निर्गत कोण, इमर्जेंट एंगल। अब यहाँ बात आई विचलन कोण क्या होता है। तो विचलन कोण किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको समझिए कि विचलन कोण क्या होता है। ठीक है, यहाँ है एंगल, ये दिखाया गया है, ये विचलन कोण है। तो विचलन कोण क्या होता है, तो विचलन कोण का मतलब ये है कि जो आपकी इंसिडेंस रे है, इंसिडेंस रे देखिए ये आपकी इंसिडेंस रे है, इसका रियल पाथ क्या है, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन मीडियम चेंज हो गया, इसलिए यह लाइट रे सीधे ना जा करके बल्कि इधर चली गई। ठीक है, तो जो आपकी इंसिडेंस रे है उसका रियल पाथ ये है और जो इमर्जेंट रे है उसका रियल पाथ ये है, इसको ऐसे जाना चाहिए था। रिफ्रैक्शन अगर होता तो ये इसका होता। ठीक है, वर्चुअल रूप से ये ऐसे जाती हुई दिखाई देगी। तो हम क्या बताएंगे, जो हमारी इंसिडेंस रे और जो इमर्जेंट रे होती है इसके बीच में जो कोण बनता है, इसके बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं हम, विचलन कोण या डेविएशन एंगल। तो परिभाषा क्या बन जाएगी, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच में बनने वाला कोण, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच में बनने वाला कोण क्या कहलाता है, निर्गत कोण, विचलन कोण कहलाता है। अब एक कंडीशन देखिएगा, ये विचलन कोण किस पर डिपेंड करता है, तो यह विचलन कोण डिपेंड करता है एंगल आई पर। जैसे जैसे हम एंगल आई का मान, ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हम एंगल आई का मान बढ़ाते जाएंगे, इसका मान बढ़ाते जाएंगे, इसका मान क्या होगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे इसका मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब अगर हम रिफ्रैक्टिव एंगल यानी इंसिडेंस एंगल को बढ़ा रहे हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जैसे एक कंडीशन होती है कि किसी गरीब आदमी को कोई अगर सता रहा है तो वह गरीब आदमी के सहने की क्षमता एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक वो सहन करेगा, उसके बाद वो जब उसकी सहन करने की क्षमता लिमिट पार कर जाएगी तो वह भी क्या करेगा, जवाब में खड़ा हो जाएगा, वो भी बढ़ना शुरू कर देगा। सेम इसी तरह से जैसे हम अगर इसको कंटिन्यूअस बढ़ाते रहे, इंसिडेंस एंगल को हम कंटिन्यूअस बढ़ाते रहे, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यह एंगल जो डेविएशन एंगल है वो मिनिमम तक पहुंच करके उसके बाद बढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो जिस एंगल पर यह मिनिमम होगा उसको क्या बोलेंगे हम, उसको क्या बोलेंगे, न्यूनतम विचलन कोण, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो यहाँ पर एक बात इसको भी याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है या एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है। तो ये इसी पे डिपेंड करता है। अगर इसका मान बढ़ रहा है, इसको बढ़ाते गए तो इसका मान घटता जाएगा, लेकिन एक लिमिट होगी, एक पोजीशन तक घटेगा, उसके बाद जब इसकी लिमिट कम हो जाएगी, ये लिमिट पार कर जाएगा, घटने की सीमा खत्म हो जाएगी, तो फिर ये भी क्या कर देगा, उठना शुरू कर देगा, ऊपर बढ़ना शुरू कर देगा। जिस पोजीशन पर यह जो है मिनिमम होगा, जिस पोजीशन पर यह घटना बंद करेगा, उसी पोजीशन के एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो यहाँ लिखा गया है, यदि आपतन कोण का मान लगातार बढ़ाते जाएं तो जिस कोण पर विचलन कोण का मान बढ़ने लगता है
इस विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण को क्या कहते हैं? न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं, मिनिमम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कहते हैं। और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को डेल्टा मिनिमम, यह डेल्टा बना हुआ है, या बुक में एनसीईआरटी वाली बुक में देखेंगे तो वहाँ डी लिखता है। क्या लिखता है? डी लिखता है। तो अगर इसको हम लिखेंगे तो डी मिनिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी मिनिमम। तो डी मिनिमम या डेल्टा मिनिमम से लिखते हैं, डेल्टा मिनिमम से प्रदर्शित करते हैं। तो ये होगा न्यूनतम विचलन कोण की डिफिनेशन कि न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो ये मटेरियल है जिससे प्रिज्म बना हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है इसका, और जो इसका एंगल ऑफ प्रिज्म है, एंगल ऑफ प्रिज्म है, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, यह इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका होगा। इसमें केवल आपको फार्मूला जानना है, डेरिवेशन आपको नहीं जानना है। इस फार्मूले के डेरिवेशन को नहीं जानना है। तो मैं मान लेता हूं कि यदि प्रिज्म कोण ए तथा किसी रंग के किरण की, किसी रंग की किरण के लिए न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम हो, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा भाई? यन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटे साइन ए बाई 2। ये फार्मूला याद रखिएगा, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यन इक्वल टू साइन ए बाई 2, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। तो आप इस चीज़ को नोट करें। इस फार्मूले में हर एक चीज़ क्या है मैं इसको आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फार्मूले के पॉइंट को समझते हैं कि कौन सा पॉइंट क्या है। जैसे इसमें आपको मिला है ए, तो अभी थोड़ी देर पहले लिखा गया था ए क्या है यहाँ पर भाई? ए यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म है, यानी प्रिज्म कोण है। तो इसको हम लिख लेंगे और वहाँ क्वेश्चन में दिया रहेगा कि प्रिज्म कोण इतना है। ठीक है, 45 डिग्री है या 60 डिग्री है। ठीक है, वहाँ दिया रहेगा प्रिज्म कोण। ठीक, और n क्या है? n जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? जिस मटेरियल का प्रिज्म बना होगा। कांच का बना है तो कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे हम जहाँ n इक्वल टू, जहाँ n क्या है भाई? n अपवर्तनांक है। किसका अपवर्तनांक? प्रिज्म का। जहाँ n प्रिज्म का अपवर्तनांक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? प्रिज्म का। किसका? प्रिज्म का। दूसरा यहाँ पर ए क्या है? ए प्रिज्म कोण है। क्या है? प्रिज्म कोण। एंगल ऑफ प्रिज्म। डेल्टा एम क्या है? अभी आपने देखा है डेल्टा एम ये क्या है भाई? यह है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, न्यूनतम विचलन कोण। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, न्यूनतम विचलन कोण। यहाँ नोट कर लेंगे इसको कि यह आपका क्या है? न्यूनतम विचलन कोण है। ठीक है, यह न्यूनतम विचलन कोण। अब यहाँ पर एंगल ए दिया रहेगा, एंगल डेल्टा एम दिया रहेगा, यानी न्यूनतम विचलन कोण दिया रहेगा, अपवर्तनांक पूछ सकता है। या अपवर्तनांक दिया रहेगा, डेल्टा एम दिया रहेगा, ए पूछ सकता है। मतलब दो चीज़ दे करके एक चीज़ पूछ सकता है। 3 का रिलेशन है तो 2 देगा और 1 पूछ सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपसे फाइंड आउट करवाना चाहेगा क्वेश्चन में उसको समझिएगा, और जो फाइंड आउट कराना होगा ये फार्मूला इसके लिए लगा देंगे। इसको भी नोट कर लें, ये चीज़ें आपके काम की है। ठीक है, चलिए इसके बाद पढ़ते हैं हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? तो
एक साइंटिस्ट हैं, फेमस साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन, आप जानते होंगे, जिनको आप फादर ऑफ फिजिक्स भी कहते हैं, जिनको फादर ऑफ फिजिक्स भी कहते हैं। तो साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन ने लगभग जो है 1666 ईस्वी के लगभग 1666 ईस्वी में इन्होंने सूर्य से निकलने वाले प्रकाश किरणों को देखा और सूर्य से निकलने वाले प्रकाश किरणों को अध्ययन किया इसका। तो देखा कि यह जो सूर्य से निकलती प्रकाश की किरणें, यह विभिन्न रंगों के मिश्रण होती हैं। अब इसका पता लगाने के लिए इन्होंने जो लाइट रे निकल रही थी, उस लाइट रे के रास्ते में एक ट्रांसपेरेंट मीडियम रख दिया, जैसे प्रिज्म रख दिया। जब प्रिज्म रखा तो लाइट रे तो एक कलर की दिख रही थी जाते हुए, लेकिन जब उस प्रिज्म से बाहर निकल रही थी तो प्रिज्म से बाहर निकलते वह 7 कलर में लगभग दिख रही थी। और इसी 7 कलर की जो घटना थी, जो एक लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब टकराती है, टकराने के बाद 7 कलर में विभक्त होती है, डिवाइड होती है, इसी घटना को इन्होंने क्या कहा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो अगर कोई पूछे कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, सबसे पहले किसने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, तो सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, इन्होंने केवल लाइट रे जो निकल रही थी, जो एक कलर की दिख रही थी, उसके रास्ते में ट्रांसपेरेंट मीडियम रख दिया था, जैसे प्रिज्म रख दिया था। प्रिज्म रखने के बाद जो लाइट रे एक कलर की दिख रही थी, वो अपवर्तन होने के बाद, ठीक है, यानी इससे जो है गुजरने के बाद 7 कलर में दिख रही थी। और 7 कलर में सबसे ऊपर जो कलर था वह था रेड कलर, लाल कलर, और सबसे नीचे जो कलर था वह था बैगनी कलर, वायलेट कलर। जो सबसे ऊपर रहेगा उसका डेविएशन कम होगा, जो सबसे नीचे होगा उसका डेविएशन ज़्यादा होगा। अब हम इस वेबग्योर के वेवलेंथ को देखते हैं। तो वेबग्योर का वेवलेंथ अर्थात लाइट को मैंने जब पहले चैप्टर में स्टार्ट किया है तो लाइट को वहाँ पे बताया है कि लाइट की जो वेवलेंथ होती है, एक लाइट रे जो होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वह 400 नैनोमीटर से लेकर के 800 नैनोमीटर के बीच में, या 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में, या हो सकता है कहीं कहीं 3900 से लेकर के 39 से लेकर के 3900 से लेकर के 7800 तक मिल सकता है। तो 3900 से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब इसमें जो वेवलेंथ आपको दिखाई जाएगी वह होगी 3900 एंगस्ट्रॉम बैगनी वाले की, और 7800 एंगस्ट्रॉम किसकी होगी भाई, रेड वाले की। तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका डेविएशन कम होगा, जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका डेविएशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जिसका डेविएशन ज़्यादा होगा वह प्रिज्म के आधार की तरफ झुकता हुआ जाएगा, जिसका डेविएशन कम होगा वह प्रिज्म के आधार से दूर भागता हुआ जाएगा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इस घटना को, इसको पढ़ते हैं और हमारी हेडिंग बनेगी, क्या बनेगी भाई, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो आप इसकी हिस्ट्री को नोट नहीं करेंगे, बस केवल ऐसे ही जो आपको अभी बताया गया उसी को नोट करेंगे। क्या लिखेंगे, जब श्वेत प्रकाश की किरण को, श्वेत प्रकाश की किरण, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम जैसे प्रिज्म, किसी पारदर्शी माध्यम
जैसे प्रिज्म पर पड़ती है तो वह अपने निश्चित रंगों में विभक्त हो जाती है। विभक्त हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और यदि विभक्त होने वाली विभिन्न रंगों की प्रकाश किरणों को हम किसी पर्दे पर प्राप्त करें तो जो पर्दे पर हमें प्राप्त किरण होगी, जो पर्दे पर विभिन्न रंग मिलेगा, उस पर्दे को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। तो ये भी याद कर लीजिए। प्रकाश के विक्षेपण के दौरान, इसको भी नोट कर लीजिएगा अगले लाइन से। प्रकाश के विक्षेपण के दौरान पर्दे पर प्राप्त विशेष क्रम में विशेष क्रम में 7 रंगों की पट्टी को 7 रंगों की पट्टी को क्या कहते हैं? 7 रंगों की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या भाई? स्पेक्ट्रम का मतलब है रंगों का मिश्रण। 7 रंगों का मिश्रण होगा। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं स्पेक्ट्रम का अर्थ रंगों का मिश्रण होता है, या स्पेक्ट्रम का अर्थ, हाँ नोट कर लेंगे, स्पेक्ट्रम का अर्थ रंगों का मिश्रण होता है। क्या घटना होगी देखिएगा, एक बार गौर कीजिए। मान लीजिए ये कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम आपका है जिसको हम एज ए प्रिज्म मान रहे हैं। ये एक प्रिज्म है। जब कोई श्वेत लाइट, कोई सफ़ेद प्रकाश की किरण इस प्रिज्म पर पड़ेगी, इंसिडेंस होगी, यह इंसिडेंस हो रही है, तो इसका सही रास्ता ये है, ऐसे जाना चाहिए था इस लाइट रे को, और केवल सिंगल लाइट निकलनी चाहिए थी। सही से बना दे रहा हूं मैं। केवल सिंगल लाइट निकलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ से आपको 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इस तरह से 7 कलर की लाइट रे मिलेगी। इस तरह से 7 कलर की लाइट रे मिलती है। इस तरह से हमको 7 कलर की लाइट रे मिलती है। यहाँ से जो हमने श्वेत प्रकाश को गुजारा था, यहाँ से जो वाइट लाइट रे गई थी, यह वाइट लाइट रे अब कितने कलरों में डिफेक्ट हो गई? अब ये 7 कलरों में डिवाइड हो गई। कितने कलरों में? 7 कलरों में डिवाइड हो गई। सबसे ऊपर ये पर्दा आपका है, ये पर्दा है।
सबसे ऊपर याद रखिए, सबसे ऊपर होता है लाल। क्या होता है? लाल। उसके बाद होता है नारंगी, अभी इसको इंग्लिश में बता रहा हूँ मैं, नारंगी। उसके बाद होता है पीला, पीला, ठीक है। उसके बाद होता है हरा, हरा। उसके बाद होता है नीला, नीला। उसके बाद होता है आसमानी, आसमानी। उसके बाद सबसे नीचे होता है बैगनी, सबसे नीचे क्या होता है? बैगनी। और यह जो लाइट रे सीधी थी, ये सीधी तो ऐसे जानी चाहिए थी, तो कितना डेविएट हुई? इतना डेविएट हुई। और ये आर के रेड के लिए हुई तो ये डेल्टा आर हुआ, और ये किसके लिए हुई? नारंगी के लिए। तो याद रहे, इसको हम वी आई बी जी वाई ओ आर विबग्योर से लिखेंगे। तो यह जो डेविएशन हुआ आपका, यह डेविएशन किसके लिए हुआ भाई? डेल्टा ओ के लिए। उसके बाद ये डेविएशन हुआ, ये किसके लिए हुआ भाई? डेल्टा वाई के लिए। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप आधार की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन का मान बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर एक लाइन बन गई कि सबसे ज़्यादा डेविएशन किसके लिए होगा? सबसे ज़्यादा डेविएशन बैगनी के लिए। और सबसे कम डेविएशन किसके लिए होगा? सबसे कम डेविएशन होगा रेड के लिए। तो एक क्रम बन जाएगा, डेल्टा वी का डेविएशन सबसे ज़्यादा, उससे कम डेल्टा आई का, और उससे कम किसका होगा भाई? डेल्टा बी का। उससे कम किसका होगा भाई? डेल्टा जी का। और इससे कम डेल्टा वाई का, इससे कम डेल्टा ओ का, और देन सबसे कम डेल्टा आर का। तो यह क्रम मिल गया आपका डेविएशन का क्रम। याद रखिए, ये आपका डेविएशन का क्रम होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो पर्दे पर सातों रंग मिले हैं, इसको हम शॉर्टकट में याद कर सकते हैं विबग्योर नाम से। किस नाम से भाई? VIBGYOR। इस 7 रंगों को संक्षिप्त रूप में विबग्योर से जाना जाए। किससे? विबग्योर। विबग्योर में वी जो है, वी का मतलब वायलेट, वी का मतलब वायलेट। आई का मतलब इंडिगो। बी का मतलब ब्लू, बी का मतलब ब्लू। जी का मतलब ग्रीन। वाई का मतलब येलो। ओ का मतलब ऑरेंज, नारंगी। आर का मतलब रेड। तो यह इस तरह से 7 कलर की एक पट्टी मिल गई। इसी पट्टी को हम क्या कहते हैं? इसी पर्दे को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। और शॉर्टकट में इसको याद रखिएगा, विबग्योर, ठीक है। जिसमें आपको बैगनी मिल गया, बैगनी से लेकर के लाल तक आपको मिल गया, ठीक है। अब ध्यान दें, इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी, सबसे ज़्यादा होगी रेड वाले की। ये होती है 3900 से स्टार्ट होकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक। 7800 एंगस्ट्रॉम जो सबसे मैक्सिमम होती है, वह होती है डेल्टा आर के लिए। और डेल्टा आर इसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है, इसलिए इसका डेविएशन क्या है? कम है। जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा, उसका डेविएशन कम। इसका मतलब डेल्टा जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/λ के। किसके? 1/λ के। अगर ये चीज़ बढ़ेगी तो ये चीज़ घटेगी, और ये चीज़ अगर घटेगी तो ये चीज़ बढ़ेगी। सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका हो रहा है? वायलेट का हो रहा है। सबसे ज़्यादा डेविएशन देखिए किसके लिए है भाई? कितना बड़ा एंगल ऑफ डेविएशन दिखेगा यहाँ तक, यह है वायलेट के लिए। तो सबसे ज़्यादा वायलेट के लिए डेविएशन होता है, बैगनी के लिए डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यह हुआ प्रकाश का वर्ड विक्षेपण। अब ध्यान देना, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि लाइट रे जो है, लाइट रे अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश कर रही है, दूसरे मीडियम में कोई अपारदर्शी पदार्थ आ गया, तो वह ट्रेस करके उसी रास्ते से पुनः लौट जाती है। सेम घटना इसमें भी हो सकती है। मैंने यहाँ से श्वेत प्रकाश को गुजारा, श्वेत प्रकाश को गुजारने के बाद ये 7 कलर की पट्टी मिली। अगर इस 7 कलर की पट्टी को मैंने यहाँ पर एक उल्टा प्रिज्म ले लिया और इस पर इस 7 कलर को प्राप्त किया, बारी बारी से 7 कलर को फिर से गुजारा, तो याद रहे यह 7 कलर बाद में फिर से क्या बन जाएगी? श्वेत प्रकाश बन जाएगी। बाद में फिर से क्या बन जाएगी? श्वेत प्रकाश बन जाएगी। जैसे थी वैसे ही बाद में फिर आपको दिखाई देने
लगेगी। तो यह जो आपकी घटना है, यह रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट जो आप पहले लेक्चर में पढ़े हैं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, जहां आपको स्नेल नियम पढ़ाया गया है, उसके बाद वहां आपको पढ़ाया गया रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। क्या होता है प्रकाश की उत्क्रमणीयता भाई? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह डेविएट होती है, विचलित होती है। लेकिन दूसरे माध्यम में अगर कोई अपारदर्शी पदार्थ हुआ, कोई अपारदर्शी पदार्थ प्रकाश के रास्ते में आ गया, तो वह उस पर पड़ करके पुनः उसी रास्ते से क्या होती है? रिटर्न हो जाती है, पुनः उस रास्ते से वापस लौट जाती है, पुनः वही प्रकाश किरण वैसे निकल जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहते हैं। इसी को रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। यही घटना यहाँ भी मिल रही। जो सफेद प्रकाश किरण आपने प्रिज्म से गुजारा था, जो 7 कलर में डिवाइड हुई थी, इसी 7 कलर को आपने उल्टे प्रिज्म से फिर से गुजार दिया, प्रिज्म को उल्टा कर दिया, फिर से गुजार दिया, तो जो सफेद प्रकाश किरण थी वही फिर से आगे जो प्रिज्म से निकलेगी वो सफेद प्रकाश ही बन करके निकलेगी। बताइए, लाइट ने अपने नेचर को बदला नहीं, जो नेचर उसका था वही नेचर फिर से हो गया। ठीक है, तो यह थी आपकी कंप्लीट जानकारी कि यह जो है प्रकाश वर्ड विक्षेपण क्या होता है। और इसके बाद हमने रिफ्रैक्शन थ्रो बाय द प्रिज्म पढ़ा, या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द प्रिज्म, यानी प्रकाश का जो है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन कैसे होता है, उसमें एक फार्मूला पढ़ा। ये चीज़ आपकी यहीं पे समाप्त होती है। एक टॉपिक इसमें और बची हुई है जिसको हम क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। और प्रकाश के प्रकीर्णन पे कुछ सवाल बनते हैं। जैसे पहला सवाल आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना। दूसरा सवाल, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय, सनसेट और सनराइज के टाइम सन का लाल दिखाई देना, सन का रेड दिखाई देना, सूर्य का लाल दिखाई देना। खतरे का सिग्नल स्पेशली लाल रंग का बनाया जाता है, रीजन क्या है? इस सब क्वेश्चन को हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे और हम अगले लेक्चर में स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ेंगे। तो यह टॉपिक, यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसका नाम था ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स, यानी या इस तरह से हम बोलते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें पहला लेक्चर आपको बताया गया था कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई के बारे में, कि उसका कैसे हमारी आँख बनी होती है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। दूसरा बताया गया था जिसमें आपको डिफेक्ट्स बताया गया, डिफेक्ट्स में आपको हर एक डिफेक्ट्स के बारे में डिटेल्स बताया गया। ठीक है, और 2 डिफेक्ट्स आपके इंपॉर्टेंट बताए गए। तीसरे लेक्चर में आपको अभी बताया जा रहा है जो लेक्चर था डिस्पर्सन ऑफ लाइट का और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द प्रिज्म का। तो हम अपने लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और आप अपना नोट्स इस लेक्चर से ज़रूर बनाते रहें। नोट्स बनाएंगे आप तो रिवीजन में ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा और बहुत फास्ट रिवीजन होगा इससे, और सही से रिवीजन आप कर लेंगे। एग्ज़ाम का भार आप पे उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। बीच बीच में आप चैप्टर वाइज अपने नोट्स से रिवीजन करते रहें, उसको टारगेट बना लीजिए। 10 दिन पे एक चैप्टर को ख़त्म करना है, 5 दिन पे एक चैप्टर को ख़त्म करना है, या 7 दिन पे एक चैप्टर को ख़त्म करना है। आप रिवीजन करते रहें, इससे आप पे एग्ज़ाम का कोई प्रेशर नहीं होगा। बहुत सिंपल एग्ज़ाम होता है, स्कूल बोर्ड बहुत टफ नहीं होता है। बस ये है कि पहला बोर्ड रहता है, इसलिए बच्चे डरते हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, आपका मार्क बेस्ट नहीं वेरी बेस्ट आएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।